चलो, तो अपन लोग कंसिडरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो कंसिडरेशन बोथ साइडेड होना बहुत जरूरी है। उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर कंसिडरेशन क्या है? कोई डेट्रीमेंट बेनिफिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जो भी दोनों पार्टीज प्रॉमिसर प्रॉमिसी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, बेसिकली इसमें लिखा ऐसे होता है कि प्रॉमिसर वादा करता है प्रॉमिसी के वादे के बदले, है ना। तो वो क्या कहलाता है बेटा? कंसिडरेशन। ठीक है ना। एक पार्टी कुछ प्रोवाइड कर रही है और दूसरी पार्टी कुछ प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है? कंसिडरेशन। ठीक। तो इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये अपन लास्ट पढ़ा था, इसकी पूरी फुल डेफिनेशन क्या थी? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसकी डेफिनेशन में ही इसके फीचर्स है कि डिजायर किसकी होनी चाहिए? प्रोमिसर की। वो अपन लोगों ने फिर उसका केस देखा था, बलदेव का। सुंदर है कि कलेक्टर ने उसको बोला था मार्केट बनाने, दुकानदारों ने बोला कि हम तुमको सेल्स में कमीशन देंगे, दुकानदारों ने मना कर दिया। बलदेव सिंह ने केस किया, लेकिन बलदेव सिंह केस जो है वो हार गया। क्यों? क्योंकि मार्केट बनाने की जो डिजायर थी वो मार्केट वालों ने नहीं बोली थी, उसको कलेक्टर ने बोली थी। एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर था, इसलिए इस केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। when at the desire of the promisee or any other person। इसका मतलब हमने ये समझा कि कंसिडरेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट दे। ठीक है। कंसिडरेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, है ना। कंसिडरेशन जो है वो दे कोई भी सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि when at the desire of the promisor any other person, ठीक है, has done or abstain from doing something, is abstaining from something or doing something, या will abstain from something या will do something। पॉइंट ये है कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम लोगों ने कल सेकंड पॉइंट तक पढ़ा था, चिनैया रिमैया वाला केस पढ़ा था अपन ने, जिसमें कि अ, चिनैया को अपने मामा को एक एन्यूटी का अमाउंट देना था, समझ में रहा, ईयरली। और उसके बदले में उसकी जो मम्मी थी रमैया, उसने उसको बिल्डिंग दे दी थी। लेकिन चिनैया ने केस लगाया कि भैया मामा की तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, हम क्यों 50,000 रुपए की एन्यूटी दें। क्लियर है। लेकिन अल्टीमेटली ये केस कौन हार गया? चिनैया हार गई। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन उसको मिल गया था किससे? रमैया से। तो इससे ये तय हुआ कि जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन किससे मिले, मतलब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट से मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक। चलो, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का तो कोई खास वो है नहीं। पॉइंट ये है कि पास्ट हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट तो हो ही सकता है ना। तो जैसे इमीडिएट है, कोई एक्ट और ऑब्लिगेशन ऑलरेडी परफॉर्म हो गई है। एग्जाम्पल, पेइंग मनी इमीडिएटली फॉर गुड्स। कैश सेल जो है उसमें हमने अभी कैश दे दिया, अभी गुड्स मिल गए, तो कंसिडरेशन अभी का अभी पे हो गया, कोई समस्या नहीं। एग्जीक्यूटरी में पॉइंट ये है कि भाई मान लो मैं किसी से गुड्स खरीदता हूँ, ठीक है ना, और वो बोल रहा है कि पैसे मैं 6 दिन बाद दूंगा। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या 6 दिन बाद का कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन है? क्या कॉन्ट्रैक्ट अभी बना या 6 दिन बाद बनेगा? अभी बना। समझ में आ रहा है? अगर कंसिडरेशन दिया नहीं गया है बट प्रॉमिस किया गया है कि फ्यूचर में दिया जाएगा, दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? उससे भी जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? आ रहा है ये समझ में, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। तो प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। फिर क्या है? अग्रीमेंट टू डिलीवर गुड्स नेक्स्ट मंथ, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। क्लियर है? ए ने 5,000 रुपए दिए बी को, ये एग्जीक्यूटेड वाला पार्ट कहलाएगा, दे दिए ना। समझना, जो हो गया काम वो क्या है? एग्जीक्यूटेड। ही प्रोमिसेस टू डिलीवर द वीट इन मंथ, ये क्या है? एग्जीक्यूटेड। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है ना।
फिर क्या बोल रहे हैं, यही है कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इसी का पार्ट है एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटेड। तो पास्ट कंसिडरेशन मतलब समथिंग ऑलरेडी डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर इन द पास्ट, है ना। तो उसने बोला था कुछ करने के लिए पास्ट में, तो वो उसने कर दिया था, उसको आज की डेट में यूज किया जा रहा है कैसे, कंसिडरेशन। मतलब समझो, मैंने तुमसे 3 हफ्ते पहले कोई उधार लिया, समझ में आ रहा है। अब आज जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस उधार को हम लोग क्या कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। पास्ट में तुमने हमारे लिए कुछ किया था, तो वो हमने अभी क्या बना लिया, कंसिडरेशन। उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है, अभी। बोलो, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। लेटर promise is acknowledge is an promise is an acknowledgement that the service was not gratuitous। तुमने कुछ किया था वो नॉन ग्रेटिटस था। नॉन ग्रेटिटस का मतलब नोट कर लेना, ग्रेटिटस का मतलब नोट कर लेना। ग्रेटिटस का मतलब ये होता है कि मैं बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जब किसी का भला कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, किसी की फ्री में मदद कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं ग्रेटिटस, ठीक है। जब आप किसी के लिए ग्रेटिटस कोई काम करते हो, तब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बदले में आपको कुछ मिलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि कोई व्यक्ति नॉन ग्रेटिटस एक्ट कर, जैसे स्टेशन पे कुली ने कुछ बोला नहीं, आपका सामान उठा करके चलने लग गया, क्या लगता है आपको, वो ग्रेटिटस एक्ट है या नॉन ग्रेटिटस एक्ट? नॉन ग्रेटिटस है, ऑब्वियसली। अरे सर, ठीक है ना। आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, कोई आपको पानी पूछ रहा है, वो क्या है, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये, समझ में आ रहा है। वेंडर पूछ रहा है तो वो कौन सा एक्ट हो गया, नॉन ग्रेटिटस। लेकिन अगर कोई साथ वाला पूछ रहा है तो वो क्या हो गया, ग्रेटिटस। समझ में आ रही है बात। कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉग्निशन किस चीज का है, बेसिकली इन जनरल नॉन ग्रेटुटस। तो अगर पास्ट में कोई नॉन ग्रेटुटस एक्ट किया गया था, आज की डेट में उस नॉन ग्रेटुटस एक्ट को मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से कंसिडरेशन वो है। आज तुम कर दो मेरे लिए कुछ, मैंने तुम्हारी टाइम पे वो किया था, अरे समझ में। लेकिन वो नॉन ग्रेटुटस होना चाहिए, तो वो कंसिडरेशन बन सकता है, अरे समझ में। ग्रेटुटस मतलब कि कुछ काम करना बिना एक्सपेक्ट किए हुए, ग्रेटुटस मतलब। और नॉन ग्रेटुटस मतलब कि भाई ट्रांजैक्शनल वे में काम करना, ठीक है। तो ग्रेटुटस मतलब कि कुछ भी करना किसी के लिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना। तो ठीक है, ये क्लियर है ना। अब ए प्रॉमिस सम सर्विस फॉर बी एट बीज डिजायर, 1 वीक के बाद क्या हो रहा है, बी promises to pay, this promise is enforceable as past consideration। क्लियर है, ठीक है ना। फिर क्या बेटा, प्रेजेंट है ना, पास्ट वैलिड है, प्रेजेंट अभी कुछ भी दे रहे हैं, कुछ गुड्स खरीद रहा हूं अभी के अभी, ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, वो क्या है, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन तो वैलिड है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो बहुत कॉमनली समझ में भी आ जाता है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, ठीक है। फिर ये कैश सेल, जिसमें पेमेंट और डिलीवरी साथ साथ में हो रही है। फ्यूचर एग्जीक्यूटिव, ए प्रॉमिस, अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग लेटर, बाद में कुछ करेंगे, इन एक्सचेंज फॉर सिमिलर प्रॉमिस फ्रॉम द अदर। ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव, है ना। ठीक बात है।
यहां तक की बातें समझ में आ गई? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, फिर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये क्लियर है ना? फिर अब कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मॉड्यूल है। पढ़ाई का कोई module। तो कॉपी पेन लेकर के मेन मेन पॉइंट्स जो है ना वो लिखते जाओ। जितना लिखेंगे ना अपन, तो वो माइंड में चढ़ता जाता है। मेन मेन पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिख ही डालो। ठीक है? नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है? कोशिश किया करो कि पेन डाउन करो चीजों को। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा रिटेंशन बहुत तेज रहता है फिर। ठीक है ना? भले ही रफ टाइप लेकिन वो स्ट्रक्चर हो जाते हैं थॉट्स। ठीक है? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब भरपूर होना जरूरी नहीं। देखो समझो, ये पेन 30 रुपए का है। आ रहा है समझ? मैं दुकान से खरीद रहा हूँ 30 रुपए का। दुकानदार मुझे पेन दे रहा है, मैं उसको 30 रुपए दे रहा हूँ। वैलिड कंसिडरेशन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दुकानदार ये मुझे 20 रुपए का दे रहा है। क्या 20 रुपए वैलिड कंसिडरेशन है? मैं उसको 20 रुपए दे रहा हूँ, मुझे ये पेन दे रहा है। इसकी एमआरपी 30 है। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? हाँ। वो मुझे 10 रुपए में दे दे रहा है। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? 5 रुपए में दे दे रहा है। हाँ, ये वैलिड कंसिडरेशन है। देखो, मेन बात ये है कि ये ट्रांजैक्शन 5 रुपए में भी वैलिड है। क्लियर है? लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। लेकिन अगर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कि मान लो कि मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला कि भैया एक पेन चाहिए, मेरे पास पैसे हैं नहीं ज्यादा। ठीक है? कह रहा है कि भैया ये 30 का है, मैं आपको 5 रुपए में दे दूंगा, है ना? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप 5 रुपए में लेकर के जाओ मुझसे। समझ में आ रही है बात? तो वो अपने पूरे होशो हवास में और एक्सेप्टेंस के साथ क्या कर रहा है? 5 रुपए में दे रहा है। तो क्या है? ये वैलिड है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है? अब 5 रुपए में बेच दिया, फिर मान लो उससे लड़ाई हो गई कल को, तो कह रहा अब तुम हमको 25 रुपए दो। वैलिड नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे थोड़ी 5 रुपए में दे दिया था तुमको। अब बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ में आ रही है बात? क्या नहीं हो सकता? कैंसिल नहीं हो सकता है ट्रांजेक्शन। मतलब कम कंसिडरेशन के साथ हुआ था तो भी ये क्या है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि भैया मर्जी से हुआ था। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो कि मैं उसको क्या बोलूं, मैं पत्थर लेकर के जाऊं, 5 रुपए दे, नहीं तो फेंक के मारूंगा। समझ में आ रहा है? उसने बोला ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। समझ में आ रहा है? अब बाद में वो कैंसिल करने लग जाए कि भैया अरे 5 रुपए में हुआ था ट्रांजेक्शन, मैं कह रहा हूँ कि अरे हो गया ना ट्रांजेक्शन, अब थोड़ी ना वो होगा, कैंसिल थोड़ी होगा ट्रांजेक्शन। बोले अरे वो तो इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने पत्थर उठा लिया था। समझ में आ रहा है? बताओ, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये वाला कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये उसने जब 5 रुपए में दिया था तो अपनी मर्जी से नहीं दिया था, ये दबाव में आकर के उसने पाया। तो कानून की कानूनी भाषा में इसको कैसे बोलते हैं कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन फ्री कंसेंट होना जरूर। लिखो इस बात को, है ना? यानी कोई चीज बहुत सस्ते में बेच दी, सस्ते में खरीद ली, ये वैलिड ट्रांजेक्शन है अनटिल अनलेस फ्री कंसेंट में प्रॉब्लम। आ रहा है समझ में?
हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई कानून में रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि ये कहती हो कि चीजें उनके उचित मूल्य पर ही बेची जाएंगी। आ रहा है समझ में? मतलब अगर मान लो कोई चीज बहुत सस्ते में या बहुत महंगे में बेची जा रही है, मर्जी है, तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड है। अगर कोई चीज बहुत सस्ते में या बहुत महंगे में क्यों बेची जा रही है, दबाव में, कोर्जन में, तो फिर उसकी वैलिडिटी में समस्या है। और तब भी वो समस्या इनएडिक्वेसी के कारण नहीं, वो समस्या किस कारण से है, फ्री कंसेंट के कारण। फ्री कंसेंट समझते हो ना, कि अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर अपनी मर्जी से नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन तो फिर वो वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सस्ते में बहुत महंगे में हुआ ट्रांजेक्शन, इससे समस्या नहीं है। समस्या किस बात से है कि वो सस्ता क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट किया था। आ रहा है समझ में? बोलो, क्लियर है ये? तो expression 2 of section 25 clarifies that if the party freely consents, freely consents मतलब उसने एक्सेप्टेंस दिया है प्रॉपर, फ्रीली, तो अग्रीमेंट वॉइड नहीं है। सिर्फ इस कारण से अग्रीमेंट वॉइड नहीं हो जाएगा कि क्या है, इन, ठीक है ना। हाउ एवर, अगर इतना ज्यादा कम है, इनएडिक्वेसी इतनी ज्यादा है कि कोई कह रहा है कि भैया ये तो फ्री कंसेंट ही नहीं है इसमें, तो कोर्ट हो सकता है क्या करे, वहां पर ये माने कि कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस या फ्रॉड के चक्कर में क्या हुआ है, प्री कंसेंट में समस्या हो गई। क्लियर है? तो जैसे एक्स ने अपना घर बेचा, 60 लाख का घर कितने में बेच दिया बेटा, 10 लाख में। दिस बाय इटसेल्फ इज नॉट वाइड, ये अपने आप में वॉइड नहीं। 60 लाख का घर 10 लाख में बेच दिया, ये ट्रांजेक्शन तो वैलिड ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अनलेस एक्स ये प्रूव कर दे कि उसकी जो कंसेंट है वो कैसे ऑब्टेन की गई थी, बाय इम्प्रॉपर मीन्स। आ रहा है समझ में? मतलब इम्प्रॉपर मीन्स मतलब कोर्जन। अगर वो ये साबित कर देता है कि भैया नहीं, मैं नहीं बेचना चाह रहा था 10 लाख में, मुझे धमकी दी गई थी, इस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ा, 10 लाख में, तो क्या होगा, तो वो ट्रांजेक्शन कैंसिलेबल हो जाएगा, अवॉइडेबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है ना ये, परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। फिफ्थ वाला पॉइंट एक बार रीड कर लो, फिफ्थ वाले पॉइंट में बताओ कोई समस्या तो नहीं है। फिर सिक्स्थ वाला पढ़े। हम्म, अरे बताया करो, जैसे मैंने बोला ना कि हो गया है तो बताओ, नहीं हुआ है तो बताओ। तो अपने आप से भी तुम बता दिया करो, समझ में आ रहा है? तो अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, कई बार क्या होता है कि मैं वेट करता हूँ, समझ में आ रहा है, कि तुम बताओगे, और मैं हर समय कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो फिर क्या होता है कि वो वेट लंबा हो जाता है, इसलिए, है ना। चलो, अब सिक्स वाला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंसिडरेशन के कौन कौन से फीचर्स है ना। तो अब ये जो है, ये कौन सा है, रूल क्या है देखो, इफ अ पर्सन परफॉर्म्स एन एक्ट दैट they are already legally bound to perform, it cannot be a valid consideration। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति पहले से वो काम करने के लिए बाउंड है और वो कंसिडरेशन वो काम कर रहा है तो गिरा नहीं। वेरी गुड, देखो समझो, मान लो कि नगर निगम ने
किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नाली बनाने का, आ रहा है समझ? ठीक है ना? ठीक है। अब ये बात कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि भैया नाली बनानी है या ये है वो है। अब वो आया कॉन्ट्रैक्टर, और मान लो कि तुम्हारी मेन मार्केट में शॉप है और उसमें बड़ी समस्या होती है नाली नहीं होने के कारण। तो नगर निगम ने तो बोल दिया है, तो भाई वो तो उसकी लीगल ड्यूटी है ही कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्म करने की। अब वो दुकानदार से क्या बात कर रहा है, कह रहे कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो या 50,000 रुपए दो, मैं नाली बना देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब पॉइंट क्या है कि भैया नाली तो तुमको बनानी ही है ना। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल कि नहीं आ रहा है ना? भाई कॉन्ट्रैक्टर को नाली बनानी ही थी, वो अपने ऑलरेडी डिसाइडेड काम के लिए क्या कर रहा है, किसी और से कंसिडरेशन मांग रहा है। वो दुकान वाले से बोल रहा है कि अरे हम नाली बना देंगे, लाओ तो 10,000 रुपए दो। समझ में आ रहा है? तो भाई आप उस नाली बनाने को कंसिडरेशन नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वो तो आपकी ऑलरेडी लीगल बाउंडेशन है ना भैया करने की। आप उस चीज को कंसिडरेशन बना करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई मेरे ऊपर अगर कोई ऑलरेडी लीगल बाउंडेशन है, कोर्ट के कारण, किसी कानून के कारण, वट एवर, समझ में आ रहा है, तो मैं किसी के साथ वही चीज करने का कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाऊं कि मैं ये कर दे रहा हूं। अरे ये क्या बात है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। जैसे मुझे क्या शादी का सर्टिफिकेट बनाना था, ठीक है, तो मैं गया। अब वो अपना काम करने के लिए मेरे से क्या मांगने लग गया, मान लो पैसे, तो क्या होगा? लीगल। इलीगल है ना भाई। समझ आ रही है ये बात? ठीक है, क्यों इलीगल है? मतलब सॉरी, अब अभी लीगल इलीगल छोड़ो, समझ में आ रहा है? ये बताओ कि कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं। मतलब क्या वो अपने काम करने को, मैंने उसको पैसे दे दिए, फिर मैंने केस किया, मैंने कहा कि अरे उसने पैसे लिए। केस क्या है? वो क्या उसने रिप्लाई क्या डाला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है, हमने आपका काम किया, आपने हमको पैसे दिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने क्या केस डाला? मैंने केस डाला कि भैया जो आप कर रहे हो वो आपकी ऑलरेडी ड्यूटी है, आप उस चीज को कंसिडरेशन थोड़ी ना बना सकते हो। तो इस पॉइंट में क्या होगा, मेरी बात वैलिड होगी। जो काम आपकी ऑलरेडी लीगल ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने की, उस चीज को कंसिडरेशन बना करके प्रेजेंट करना इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, जैसे विटनेस को मैं कोर्ट आने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्या बात है? विटनेस को तो कोर्ट आना ही होता है, उसको तो किसने बोला हुआ है? जज ने। अगर कोर्ट ने बुलाया हुआ है तो वो वैसे ही आएगा ना, फिर आने के पैसे थोड़ी मांग लेगा वो। क्लियर है? हाँ। हाउ, अगर मान लो कोई व्यक्ति अपनी लीगल ड्यूटी से ज्यादा करने की बात करे, ठीक है, जितना उसका काम है उससे ज्यादा करने की बात करे, एंड इट डज नॉट वायलेट पब्लिक पॉलिसी, इट कैन बी अ वैलिड कंसिडरेशन। मतलब मान लो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी लीगल ड्यूटी से ज्यादा कर रहा है, जैसे कि भाई मान लो कि अ, वो जो नाली बनाने वाला था नगर निगम का, समझ में आ रहा है? ठीक है, वो कह रहा है कि हम आपकी दुकान के सामने इसमें अच्छे से कवर लगा देंगे, उसके पैसे दे दो। तो क्या होगा? करेक्ट। वो वैलिड है, क्योंकि जितनी उसकी लीगल ड्यूटी है उससे ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? इसके कुछ ना इनवैलिड वाले भी हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, डॉक्टर की ड्यूटी है टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ सिक। आप डॉक्टर के पास आप डॉक्टर के पास गए कि भाई इलाज कर दो, और ठीक है ना, इतनी इतनी फीस पे वो इलाज कर देगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि भाई अगर ठीक हो गया तो मैं आपको 10,000 रुपये और दूंगा। पेशेंट के घर वाले बोल रहे हैं पेशेंट ठीक हो गया तो हम 10,000 रुपये और देंगे। ये तो, ये कोई कंसिडरेशन है ही नहीं ना। 10,000 है कंसिडरेशन, बट डॉक्टर की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? ट्रीटमेंट के पैसे तो दे ही रहे हो ना तुम। तो
और ठीक होना तो भगवान के हाथ में, समझ रहे हैं? तो ठीक होने के लिए कुछ अलग से थोड़ी कर देगा वो। तो ये 10,000 रुपये क्या है? वन साइडेड कंसिडरेशन। ऐसा एक और आया था एक बार पास में एग्जाम में, पहले एमसीक्यू होते थे ना, कि एक वकील जो है उसको केस लड़ने की फीस दे रहे हो, और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो कि अगर केस जीत गए तो हम तुमको 50,000 रुपये और देंगे। वो इनवैलिड क्यों? ये फीस तो ऑलरेडी दे रहे हैं। क्योंकि केस लड़ना ही तो काम है ना, केस जीतना जो है वो उसके हाथ में है नहीं, समझ आ रहे? तो वो विदाउट कंसिडरेशन। बोलो। तो जैसे कि अपन ने प्रॉमिस कर दिया कि अपन 50,000 देंगे, तो लॉयर केस तो कर सकता है। क्यों? वन साइडेड कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कानून, कब वैलिड होगा कब नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब कंसिडरेशन बोथ साइड हो। केस जीतने का जो पैसा है उसमें दूसरी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? केस जीतना। पर जीतना तो वो कोई काम नहीं है ना जो कि वो करे। उसका काम क्या है? केस लड़ना। उसकी फीस में दे रहा हूं तो वो तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी आप फीस दे रहे हो। ठीक होना नहीं है ना उसके यहाँ। बिल्कुल सही। यूनिलेटरल इसमें भी आएगा, और मतलब और भी आ सकता है कि भाई अगर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, वन साइडेड कंसिडरेशन है तो वो वैलिड नहीं होता नॉट। एक्सेप्शंस पढ़ेंगे अपन लोग उसके। बोलो। बताओ। ठीक है, चलो। प्रॉमिसिंग एक्स्ट्रा मनी आफ्टर द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। देखो, रियल कंसिडरेशन होता है पैसे, कोई चीज, कोई सर्विस, समझ रहे हैं? सिर्फ आशीर्वाद दे दिया, क्या ये है रियल कंसिडरेशन? तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जैसे मान लो कोई स्पिरिचुअल गुरु है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी की जमीन ले ली, जायदाद ले ली। भाई जो सही होते हैं वो तो ठीक है, पर अगर मान लो कोई फ्रॉड है तो वो क्या कर रहा है? उसने किसी से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी ले ली, बदले में कुछ नहीं दिया, तो वो कैंसिल हो सकता है ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि वन साइडेड है। आ रहा है समझ? अब बाबा बोले कि नहीं, हमने तो आशीर्वाद दिया था, ये हमारी तरफ से कंसिडरेशन, क्या ये वैलिड होगा? नहीं। आ रहा है समझ? तो आपका जो कंसिडरेशन है ना, इट हैज टू बी रियल। कुछ, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी फुल वैल्यू का हो, बट कुछ वैल्यू का वो होना जरूरी है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट टाइप होना जो है वो जरूरी है। क्लियर है? तो कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। If it is physically or legally impossible or purely illusory, it is invalid. आ रहा है समझ में? मतलब मान लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं, तुमको जो करने को बोला वो इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा? तो वो तो वैसे ही इनवैलिड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? दो अलग अलग बातें हैं, कंसिडरेशन इनवैलिड होना और एक कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है? यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई कंसिडरेशन अगर इनवैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट भी अल्टीमेटली क्या होगा? इनवैलिड हो ही जाएगा ना। ठीक है?
ए promises to discover treasure by magic. जादू से खजाना ढूंढ लेगा वो। क्या है? फालतू की बात है, नहीं आ रहा समझ में? ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। मरे को जिंदा कर देगा, ये क्या है? ये सब इम्पॉसिबल टास्क है। सच कंसिडरेशन इज वॉइड। Consideration must not be unlawful, immoral, or opposed to public policy. Clear है बेटा? If the consideration is illegal, immoral, or goes against the public interest, it is void. ABC Limited promises to give Mr. X a government bank job in return of rupees 50,000. समझ में आ रहा है? कह रहे हैं मैं नौकरी दिला दूंगा 50,000 रुपए के बदले में। अब भाई सरकारी नौकरी दिलाना 50,000 रुपए में, ये रिश्वत जैसा हो गया, इसलिए ये क्या है? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इलीगल टाइप का भी है। क्लियर है ये? ठीक है बेटा, बोलो। ये सारे पॉइंट्स हैं किसके बेटा? कंसिडरेशन के। ठीक है, 7-7 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं कंसिडरेशन पे, एंड दैट टू मल्टीपल टाइम्स। क्लियर है ना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल अगर है थ्रू आउट, तो वो कंसिडरेशन वाले ही। ठीक है, क्लियर है? चलो, सूट बाय अ थर्ड पार्टी। ठीक है, अब देखो, सूट मतलब केस फाइल करना, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आमतौर पर जब भी दो कोई भी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होती है, समझ में आ रहा है? तो इन्हीं दोनों के ऊपर क्या आती है? ऑब्लिगेशन, कि भैया तुम अपने अपना काम निभाना, हम अपना काम निभाएंगे, है कि नहीं? अब अगर इनके ऊपर ऑब्लिगेशन आई है तो इनको निभानी है। मान लो इनने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं निभाई तो फिर क्या होगा? मान लो ये ए है, ये बी है, ए ने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं निभाई तो क्या होगा? बी उस पर केस कर सकता है, ऐसा कानून ने बोला। बी ने नहीं निभाई तो ए केस कर सकता है। यही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सार, कि भैया अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाओगे तो केस कर देंगे। कौन करेगा केस? ए पार्टी बी पर, बी पार्टी ए पर। क्या कोई सी बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ए या बी पर केस कर सकता है? मतलब जैसे ए ने अपना काम नहीं किया, समझ में आ रहा है? तो क्या उस पर कोई सी केस फाइल कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत देखो, जब भी अपन लोग केस फाइल कर रहे हैं तो अपन जेनरिक नहीं बात कर रहे हैं कि कोई भी केस, अपन लोग ये बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल केस फाइल कर सकते हैं क्या? अगर किसी ने मार पिटाई की तो वो तो एक मैटर ही अलग हो गया ना। हम लोग बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस, कि भैया इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया, इस बात का केस। आपको पता है जब भी किसी पर केस करते हैं तो किसी ना किसी धारा के तहत केस होता है। धारा मीन्स सेक्शन, अरे समझ में? और हर सेक्शन किसी ना किसी एक्ट को पर्टेन करता है। क्लियर है? इसलिए कभी कभी एक व्यक्ति पर जो है कई सारी धाराएं, कई सारे कानून भी लग सकते हैं। पर अभी हमारा जो डिस्कशन है वो सीमित है कहाँ तक? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
मतलब अभी यहाँ पर मर्डर भी हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, तो हम उसके केस की बात नहीं कर रहे हैं। वो केस होगा उस पे और वो सारा कुछ होगा, पर हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक सा कानून समझ रहे हैं, कौन सा वाला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केसेस अगर एक पार्टी ने नहीं निभाया तो ए पर बी या बी पर ए केस कर सकता है, तो वो तो है। क्या कोई थर्ड पार्टी केस कर सकती है? इसका जवाब है आम तौर पर तो नहीं। अरे समझ कि इन जनरल तो क्या होगा, ये केस तो नहीं हो पाएगा इन जनरल। अरे इन जनरल तो ये केस नहीं हो सकता कि थर्ड पार्टी केस कर दे। इस पर्टिकुलर बात को बोला जाता है बेटा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो आम भाषा में मैं बोलूं तो इसको ऐसे समझो कि सिर्फ जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे पर केस कर सकती है। दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर है? बोलो 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 बोलो। ठीक है, तो ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue or be sued for enforcing contractual rights or obligation। सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे पर केस फाइल कर सकते हैं, है ना। जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, कंसिडरेशन तो दे सकती है बट लीगल एक्शन उसके हाथ में नहीं होता। आ रहा है समझ में? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वर्सेस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, a third party can provide consideration at the promisor's desire and still make the consideration valid. Stranger to contract, a person who is not a party to contract, his name does not appear in the contract and he has no privity with either। privity का मतलब समझ रहे हो? सेंटेंस के साथ है वो, कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब नहीं आया समझ में? भले ही वो कंसल्टेशन दे रहा है, पर थर्ड पार्टी जो है वो केस करने के उसमें शामिल नहीं है। जनरल बात है, भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो कर सकती है थर्ड पार्टी भी केस। आया यहाँ तक का? ठीक है, चलो फैक्ट, पी इंडेटेड टू क्यू सेल्स प्रॉपर्टी टू आर एंड आर प्रोमिसेस टू पे क्यू। ठीक है, पी के सर पे उधार था, है ना। अगर देखो पी के सर पे उधार था, किसका? क्यू का, है ना। इसने अपनी प्रॉपर्टी किसको बेची? आर को, और बोला भाई क्यू को दे देना पैसे। समझ में आ रहा है? तो अगर पी ने आर को अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो ट्रांजैक्शन पी और आर के बीच में हुआ। मान लो आर ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? तो आर पर केस होगा, पर ये केस करेगा कौन? पी करेगा। अगर पैसे नहीं मिले तो क्यू कर सकता है कोई केस? नहीं।
क्योंकि क्यू क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। बोलो। बोलो बोलो। क्लियर है? चलो, तो अगर आर पैसे नहीं दे पाए तो क्यू केस नहीं कर सकता क्योंकि क्यू स्ट्रेंजर है। ठीक बात है। अब ठीक है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? देखो, कानून जो भी अपन लोग पढ़ेंगे ना, जनरल रूल और एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जनरल रूल है कि क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और एक्सेप्शन होगा कि नहीं नहीं, अगर बोल रहे हैं अपन कि नहीं हो सकता तो अपन बोलेंगे एक्सेप्शन में कि नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ये क्लियर है? ठीक है। तो जनरली थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती, ये पढ़ा भी अपन ने। अब क्या पढ़ेंगे कि नहीं नहीं, थर्ड पार्टी भी केस कर लेगी। चलो, तो डिस्पाइट द जनरल रूल देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस where a third party can enforce the contract. समझे क्या बोल रहे हैं? नहीं, थर्ड पार्टी भी केस कर केस सकते कर हैं, है ना? कहाँ पर? ठीक है, तो ये हैं वो एक्सेप्शन वाले केसेस। क्लियर है? सबसे पहला है ट्रस्ट। ये सब एक्सेप्शन है और इन सब पर इंडिविजुअली क्या हो सकता है बेटा? क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो ये सारे ध्यान से समझ लो। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, एक लीगल वर्ड भी होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक एंटिटी या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। एक एक्ट है ट्रस्ट एक्ट, पता है? ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई ए व्यक्ति है ना, और वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरे बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिले। तो वो क्या करता है कि पहले से एक ट्रस्ट बना लेता है। समझ रहा है? फैमिली मेंटेनेंस का ट्रस्ट। तो यहां पर एक व्यक्ति होगा बी, जिसको कि अपन क्या बोल रहे हैं? ट्रस्टी। जिसकी जिम्मेदारी मतलब ए जो है वो बी ट्रस्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ए कहलाएगा ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है ना? ट्रस्ट बनाया किसने? ए ने। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? बी के साथ। तो ऐसे समझो कि ए ने मान लो कुछ प्रॉपर्टी रखवा दी या कुछ भी ऐसा। ठीक है, और बी के ऊपर ऑब्लिगेशन दी कि भैया मान लो मैं मर जाऊं या कुछ भी हो, कोई भी कंडीशंस हो सकती है, तो तुमको सी को मेंटेन करना है। तो सी जो है वो कहलाया बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। अब अगर अपन लोग जनरल रूल की बात करें तो कानून के अनुसार ए और बी जो है वो एक दूसरे पर केस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर बी ने ट्रस्ट तोड़ा तो क्या होगा? ए जो है वो बी पे केस कर लेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? सी जो है वो थर्ड पार्टी। टेक्निकली सी कौन है? थर्ड पार्टी। समझ में आ रहा है? तो आमतौर पर तो सी केस नहीं कर पाएगा। बट जब ट्रस्ट बनता है तो कानून ने एक्सेप्शन क्रिएट कर रखा है कि नहीं, beneficiary of a trust can file a case on the party to contract if he breaches the trust. यानी ट्रस्ट एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर थर्ड पार्टी भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट पे केस कर सकती है। हम कौन सी थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सी की। तो सी अगर बेनिफिशियरी है ट्रस्ट का, सी अगर क्या है? बेनिफिशियरी, तो सी जो है अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो केस फाइल कर सकता है। ये जेन्युइन रीजंस के कारण इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि भी पता चला कि ट्रस्ट में नॉर्मली बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई, तो फिर तो बी ये बोल रहा है कि नहीं ए को बुला के लाओ, ए ही केस कर सकता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा ना। समझ आ रहा है?
इसीलिए ये एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है कि इफ देयर इज अ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी कैन सू इवन दो नॉट अ पार्टी। द ट्रस्टी होल्ड्स द प्रॉपर्टी और राइट्स फॉर द बेनिफिशियरी। रीड करो, कोई डाउट है तो बताओ। हम्म, ठीक है ना। चलो, तो ट्रस्ट हो गया। अब फैमिली सेटलमेंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कंसिडरेशन वाले केस में आमतौर पर प्रिविटी होती है। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है, प्रिविटी। और प्रिविटी का मतलब होता है कि जो दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे पर केस कर सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। क्लियर है। लेकिन हम अब क्या पढ़ रहे हैं, इसके एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन हमने पढ़ा ट्रस्ट, दूसरा है फैमिली सेटलमेंट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। दो भाई हैं और उन दो भाइयों ने आपस में तय किया कि हम एक मंथली अलाउंस 20,000 रुपए का अपनी मदर को देंगे। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन में मदर बिकम थर्ड पार्टी। मदर बिकेम थर्ड पार्टी। समझ में आ रहा है। क्योंकि अग्रीमेंट कौन कर रहा है, दो भाई, पर कर किसके लिए रहे हैं, मदर के लिए। समझ में आ रहा है। तो मदर जो है वो थर्ड पार्टी है। तो अगर ये दोनों भाइयों ने क्या किया, मदर को मंथली अलाउंस नहीं दी, तो मदर कैन ऑल्सो फाइल अ केस। लेकिन ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो, अगर ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो रहा है तो फिर ये सोशल नहीं। ऑफिशियल मतलब कि भाई क्या होता है, देखो, बंटवारा अटवारा करके जो भी सब चीजें होती हैं घरों में, वो लीगल होती है। नहीं आ रहा समझ में। तो ये इट इज दैट टाइप ऑफ फैमिली सेटलमेंट जो कि कोर्ट से या अग्रीमेंट से ये डिसाइड हो रहा है ना। नहीं आ रहा समझ में। देखो क्या है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, सब अंग्रेजों के और सबके चोचले हैं। ठीक है ना, कि वो फैमिली को वैल्यू नहीं करते, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए ये सारी चीजें पढ़ करके एकदम हिट नहीं करता। हमको तो लगता है ये तो सोशल बात ही है, मतलब ये लीगल कैसे हो सकती है। बट अब है, दुनिया बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है। इसलिए ये बातें लीगल भी होती है बहुत सारी जगहों पर। आ रहा है ना समझ में। लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एग्रीमेंट। हाँ, ठीक है। मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि ये तो सोशल है, क्योंकि हमारे संस्कार है ना वैसे। समझ में आ रहा है। हम इसको लीगल कंसिडर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट समझो, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है समझ में। ठीक है, पॉन पार्टीशन अगर वो रिफ्यूज करे तो मदर कैन फाइल अ केस इन फैमिली सेटलमेंट अरेंजमेंट if the terms are reduced to writing. A family member who was not originally part of the agreement may enforce it. आ रहा है समझ में। फैमिली अरेंजमेंट अगर वो रिटर्न में आ गया, रिटर्न में है, तो वो फैमिली मेंबर जो कि उस अग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, वो फैमिली मेंबर भी केस फाइल कर सकते। क्लियर है। कोई डाउट है इसमें। सही वाली लाइन में। इन फैमिली अरेंजमेंट द टर्म्स आर रिड्यूस्ड टू राइटिंग। फैमिली सेटलमेंट में ऐसे बोल के भी बातें हो सकती हैं, पर अगर जो बातें तय हुई फैमिली सेटलमेंट में बंटवारे के बाद या जो भी, तो क्या हो रहा है, उसको लिख लिया गया प्रॉपरली, तो क्या होगा, वो फैमिली मेंबर जो कि क्या नहीं था, ओरिजिनली एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, वो भी क्या होगा,
वो भी केस कर सकता है। समझ गए कि फिर से बताऊं? ठीक है। अच्छा, ये सेम है फैमिली सेटलमेंट जैसे ही है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज अरेंजमेंट। तो बेनिफिट मे बी प्रोवाइडेड फॉर अ थर्ड पर्सन इन अ मैरिज सेटलमेंट एंड दैट पर्सन कैन एनफोर्स। अब देखो समझो, देखो एक्स ने प्रॉमिस किया था अपने ससुर को, ठीक है, कि वो बीवी को रानी बना करके रखेगा, है ना, और अलाउंस भी देगा। आ रहा है समझ में? लेकिन अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? एक्स और उसके ससुर के बीच में। समझ में आ रही है बात? बट वाइफ कैन ऑल्सो फाइल अ केस इवन दो शी वॉज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो समझना, ये भी सोशल जैसा दिखेगा, बट अगेन देखो, मैरिज जो है ना, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो रजिस्टर होता है। ये पता है क्या तुमको? तो सबका हो। हम्म। तो हाँ। हमारी मैरिज रजिस्टर होती है, कोर्ट मैरिज। नहीं सब, भैया अगर नॉर्मल मैरिज की है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है नगर निगम में। उसी का तो एग्जाम्पल दिया था मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो उसके बिना काम चलता नहीं है। क्लियर है? ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के वैलिडिटी होती नहीं। तो अब क्या होता है कि शादियों में, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इनफॉर्मल तरीके से होती है। समझ में आ रहा है? जैसे वो लगन अगन भी होता है और वो सारा कुछ भी होता है। और अलग अलग रिलीजन में भी अगर आप देखोगे, समझ में आ रहा है, तो उसमें ना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप की बातें होती हैं। ठीक है, अगर तुम एकदम रात तक शादी में कभी बैठे होगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पंडित जी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं। समझ में आ रहा है? कि अरे तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। पति से पूछे बिना तुम ये नहीं करोगी वो नहीं करोगी, पति जो है वो पत्नी से पूछे बिना ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। थोड़े से बायस्ड हैं वो, है ना, मतलब वो क्या, मेल फ्रेटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से बायस्ड है, मेल की तरफ मतलब बायस्ड है ना। लेकिन ठीक है, वो तो पुराना चला आ रहा है, उतना वैसा नहीं चलता। तो इसमें पॉइंट क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि उसके हिंट्स तुमको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगे। तो मैरिज के समय बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो होते हैं। तो मैरिज के समय का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसकी बात चल रही है। इन जनरल होते ही है रिटर्न, आ रहा है समझ में? लेकिन हम लोग कानून के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो, जहां रिटर्न लिखा होगा हम मानेंगे, जहां नहीं लिखा होगा हम नहीं मानेंगे। नहीं मतलब सर, ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट माना है। अगर नहीं लिखा है रिटर्न तो फिर हम तो यही मान करके चले ना। देखो आपके कोर्स के हिसाब से तो आप चिंता मत करो, बाकी हाँ, प्रैक्टिकली ये समस्या मैं समझ रहा हूँ कि हो सकती है। इसके लिए केसेस खंगालने पड़ेंगे पुराने जो हैं। समझ में आ रहा है? 1872 से है तो इस पर बहुत सारे केसेस वेसेस हो। बट अब इंडिविजुअल पॉइंट्स के पीछे एकेडमिकली इतना नहीं भागते। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेयर वाले भी केसेस होते हैं। समझ गए? बाकी मिल जाएगा अपन ढूंढेंगे तो, लेकिन इतनी चिंता की कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? ठीक है। हम्म। तो पंडित जी वाले जो आपने एग्जांपल दिया, हम्म। लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। देखो समझो, ये सब बातें लिखी नहीं जाती, समझ में आ रहा है? बट मैरिज एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है। और तभी तो जब मैरिज टूटती है तो कोर्ट से क्या होता है, अमाउंट का प्रॉपर बात होती है। अरे समझ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक ऐसे ही चलता फिरता था कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? वो स्पेशल बात है और उसके लिए अलग से कानून जो है वो बना हुआ है। आ रहा है समझ? बट अगर कोर एकदम उसमें जाकर के देखें तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी है ही। आ रहा है समझ? लेकिन वो ऐसे कोई टेबल खरीदने जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस ये समझो। क्लियर है? इसलिए उसमें बहुत सारी स्पेशल बात है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की इसलिए तो जरूरत पड़ती है ना भाई। क्लियर है? चलो, तो यहां हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई उस अग्रीमेंट जो कि मैरिज के समय या मैरिज से रिलेटेड है, शी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल शी कैन फाइल अ केस।
समझ रहे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं निभाया जाए। आमतौर पर तुम देखो ना, तो ये तीनों, ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों के तीनों किस ओर इशारा कर रहे हैं? कि जब बात किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट की तरफ जा रही है, समझ में आ रहा है, तो वो जो थर्ड पर्सन है उसको भी अधिकार दिया जा रहा है कानून में, काय के लिए? केस करने के लिए। तो आप एकेडमिकली इस बात को ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको कोई केस आता है तो आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख सकते हो। क्या क्लियर है? आ रहा है इसमें? ठीक है ना? चलो फिर क्या है? असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा व्हाट इज असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? देखो, इसको कंप्लीट कर लेना, थोड़ा टाइम हो गया है शायद, लेकिन अपन, मैं चाह रहा हूँ इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है? तो व्हेन बेनिफिट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट are assigned to another person who is not the original party, the assignee can enforce. अब देखो, अंकित assigns his इंश्योरेंस पॉलिसी टू हिज सन। क्या कर रहा है वो? भाई अंकित जो है, अंकित का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ? LIC के साथ। काय का? कि मैं मरूंगा तो घर वालों को पैसे देना। तो उसने अपने बच्चे को क्या बनाया? नॉमिनी। इसका मतलब उसने क्या कर दिया? एक तरीके से असाइन। नहीं आया समझ में? अब ये जो बच्चा है, अगर कल को क्या होता है, पॉलिसी गड़बड़ होती है, वो सॉरी उसकी डेथ होती है, तो कंपनी ये थोड़ी बोलेगी कि हाँ उसी को लेके आओ जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम केस नहीं कर सकते। तो भैया वो केस नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? आ रहा है समझ में? जिसको असाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कर सकता है? केस कर सकता है, भले वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अच्छा, इस ये जो है ना, ये अपने आप में इसमें कम दिया हुआ है। इस बात को समझो कि ए जो है और बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट अगर ए ने अपना काम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को असाइन किया हुआ है, तो ये जो है ना बेटा, ये एक तरीके से एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है? तो ये भी जो है वो केस फाइल कर सकता है। आ रहा है ये समझ में? ये जो है वो भी केस फाइल कर सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? समझ आ रही है ये वाली बात? ठीक है ना? असाइनमेंट अपने आप में एक अलग टॉपिक भी है। ठीक है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि भाई मैं अपना काम किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी पर दे रहा हूं। पढ़ेंगे अभी अपन आगे। क्लियर है? फिर क्या बेटा? एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। ये, इसको एग्जांपल से ही समझेंगे आप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं याद है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। प्रिविटी क्या था? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, बट एक्सेप्शन क्या था? कि नहीं, थर्ड पार्टी भी केस कर सकते हैं। ये क्लियर है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस। तो हमने ट्रस्ट और ये असाइनमेंट, बेनिफिशियरी, ये सब वाले हमने पढ़े। भाई यहाँ पर जो व्यक्ति जो है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टिल उसको अलाउ हो रहा है क्या? केस करना। अरे ये समझ में, है ना? ठीक है? तो एल ने एम को पैसे दिए 20,000 कि भाई एन को दे देना। ठीक है ना? एक बार, अच्छा देखो, है ना, एल जो है उसने किसको पैसे दिए? एम को, कि किसको दे देना? एन को। ठीक है ना? अब एल ने तो ये बात एम को बताई हुई है, एन को पता नहीं अभी। एन को जिस टाइम एम ने जा करके एन से बोला कि भाई मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तेरे,
बता दिया एम ने जाके। जैसे ही एम ने ये बताया तो अब जो एन है ये बेसिकली ये एल और एम के बीच की बात थी ना, पर जैसे ही एम ने जाकर के एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ भाई तेरे लिए पैसे रखे हुए मेरे पास, तो एन जो है उसके पास ये पावर आ जाएगी कि अब अगर ये पैसे नहीं मिले तो वो केस कर सकता है। एस्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आप जाकर के बताएं। इन जनरल ऑब्लिगेशन नहीं थी एम के ऊपर। एम और एन सुनने में साउंड सेम लग रहा है, इसमें मैं बोलता हूँ सर एन एम के ऊपर भी केस कर सकते हैं और एल के ऊपर भी केस कर सकते हैं। समझो, अगर वो एल पे भी कर पाए वो उससे कोई मैटर नहीं है। पॉइंट है कि वो एक भी पार्टी पे भी केस कर सकता है, तो एक्सेप्शन में तो कवर हो गया ना। नहीं आया समझ में। एल पे तो वो कर सकता है अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के कारण, और यहां वो एम पे केस कर सकता है इस पर्टिकुलर प्रोविजन के कारण, है ना। एम मयंक बोल देते हैं अपन, है ना, एम से मयंक और एन से नितिन। तो नितिन जो है वो केस कर सकता है मयंक। एक बार मयंक ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, उसके बाद नितिन जो है वो केस कर सकता है। बोलो, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्नॉलेजमेंट और स्टॉप। ठीक है। अब कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। देखो, जब आप जमीन अमीन बेचते हो ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो दो लोगों के बीच में होता है, बट जमीन जायदाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी रहती है, ठीक है। कोवेनेंट वर्ड का मतलब बता रहा हूं मैं। कोवेनेंट का मतलब होता है लीगल पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? लीगल पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो लोगों के बीच में होता है कि ए ने बी को जमीन बेची, बट उसमें जो बातें लिख देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, जो कोवेनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ये दोनों एनफोर्स नहीं कर सकते। जब ये जमीन सक्सेशन से दूसरे बंदे के पास जाएगी, उसके बच्चे के पास जाएगी, वो भी एनफोर्स कर सकता है। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ। एक बंदा जो था, उसने अपनी जमीन बेची। जमीन बेची, उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा दिया। एक्चुअली क्या था ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि भाई उसके ना दो पार्ट थे जमीन के। उसने एक पार्ट बेचा और एक पार्ट जो है वो खुद के लिए रख लिया। तो जब ये वाला पार्ट उसने बेचा, तो जो बायर था, बायर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया ये वाले पार्ट में ना इंडस्ट्री मत लगा लेना। ठीक है। क्यों भाई, क्यों ना लगा लेना? क्योंकि कह रहा है कि भैया यहां पर मैं खेती करूंगा। तो ये बात उसने कब तय करवा ली? जब वो जमीन बेच रहा था। तो ये हो गया एक कोवेनेंट जो कि जमीन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब मान लो कि बायर था बी और सेलर था ए। अब ए की डेथ हो गई, है ना, और अब इस जमीन का सक्सेसर कौन है? सी। ठीक है। तो अब ये इस जमीन पर क्या लगाने लग गया? इंडस्ट्री लगाने लग गया। अब जैसे ही इंडस्ट्री लगाने लग गया तो सी ने मना किया। तो बी जो है जिसने खरीदी थी जमीन, बी बोला कि भाई तुम तो हम पे केस नहीं कर सकते, तुम तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं।
तो कानून बोला कि नहीं भैया, जमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सक्सेसर है, भले ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो थर्ड पार्टी है, बट स्टिल दे कैन फाइल अ केस। बोलो, है ये क्लियर या नहीं? तो अगर जो ए था वो किसी और को जमीन बेच देता। नहीं, देखो क्या होता है ना, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। देखो, इस बात को समझो कि कानून जो है ना, वो परफेक्ट नहीं है, नियर परफेक्ट बोलोगे तो, ठीक है? क्योंकि अगर कानून नियर परफेक्ट अगर होता ना, मतलब अगर परफेक्ट होता, तो हर जगह एक कोर्ट होता और कोई केस पेंडिंग नहीं होता। इस बात को समझो। तो हर चीज में स्कोप होता है बेटा इंटरप्रिटेशन का, कि नहीं देखो ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं देखो वैसा भी तो हो सकता है, केसेस बहुत सारे बन जाते हैं। अरे सर, एकेडमिकली तो आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ, तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एनी सक्सेसर इज ऑल्सो बाउंड, इसका मतलब वो बेच देगा तो उस पर भी ये बात लागू रहेगी। ठीक बात है? चलो, फिर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एंड एजेंट। एजेंट वाला तो अपन ने असाइनमेंट में मैंने आपको समझा ही दिया वैसे, कि अगर मान लो कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और सी को एजेंट बना, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, प्रशांत ने अभिनव को अपॉइंट किया अपना घर बेचने के लिए, ठीक है ना? अब अभिनव ने वो घर किसको बेच दिया बेटा? तरुण को। तो प्रशांत तरुण पे तो केस कर ही पाएगा ना, क्योंकि प्रशांत ही तो मेन पार्टी है। नहीं आया समझ में? क्लियर है ये? ठीक बात है। चलो, तो बाकी अपन लोग ठीक है, कल करते हैं। अच्छा, अभी मैं लगाऊंगा, अभी इको की लगाऊंगा, फिर स्टार्ट। अभी इको है बेटा।